हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अर्थात द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 को विस्तार से देखेंगे। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इस अधिनियम के तहत कितने प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न जो है पीसीएसजी की परीक्षा में जो माइनर एक्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं, उनको हम हल करेंगे। इसके साथ ही 2019 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए कुछ विधेयक लाया गया था एक, तो उस विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या थे और वह विधेयक इस अधिनियम के किन किन धाराओं में क्या परिवर्तन करना चाहता था, तो उसका भी हम विस्तार से हल करेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट, क्योंकि सबसे पहले हम इस अधिनियम से जितने एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं उनको हल करेंगे। उसके बाद वो जो नया संशोधन विधेयक लाया गया था तो उस विधेयक का विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वह माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 है और इसका जो प्रवर्तन है यह 23 अगस्त सन 2008 से यह प्रवर्तन में आया है। आगे देखते हैं इस पे एमसीक्यूज क्या क्या बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में परिभाषित बालक में कौन शामिल है। तो धारा 2A में बालक की जो परिभाषा है उसमें बताया गया है कि बालक के अंतर्गत बेटा, बेटी, पोता, पोती और वयस्क संतान जो है आते हैं। लेकिन इसमें जो अवयस्क संतान जो है इसमें शामिल नहीं है, चाहे वह उसका बेटा हो, बेटी हो या पोता पोती हो, तो इसमें ये अगर अवयस्क हैं तो वो शामिल नहीं है। लेकिन यह बेटा बेटी और पोता पोती इसमें आते हैं। नेक्स्ट, भरण पोषण की परिभाषा इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो भरण पोषण की जो परिभाषा है वो धारा 2 के उपधारा बी के अंतर्गत दी गई है और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भरण पोषण में आहार, वस्त्र, निवास और मेडिकल जो परिचर्या है और उपचार उपलब्ध कराना, ये जो है भरण पोषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, माता पिता के अंतर्गत कौन आते हैं। तो माता पिता की जो परिभाषा है वो धारा 2 के डी में दी गई है। तो धारा 2D के अनुसार माता पिता से ऐसे माता पिता अभिप्रेत हैं जो कि जैविक हैं अर्थात बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, दत्तक हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति ने जिसने संतान को दत्तक लिया हो, या जो सौतेले हैं। तो जैविक, दत्तक और सौतेले ये तीनों जो है माता पिता इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तो माता पिता का जो भरण पोषण के उद्देश्य के लिए उनका वरिष्ठ नागरिक होना आवश्यक नहीं है, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि वो 50 साल या 60 साल जो 60 साल यहाँ पे बताया गया है वरिष्ठ नागरिक की आयु, कि वह 60 साल या उससे ऊपर की आयु के हों। तो यहाँ माता पिता के अंतर्गत उनका वरिष्ठ नागरिक होना आवश्यक नहीं है, ये सही है और इसकी जो परिभाषा है वह धारा 2D के अंतर्गत दी गई है। दूसरा है, संपत्ति के अंतर्गत सभी प्रकार की संपत्ति आती हैं, चाहे वह जंगम हो, स्थावर हो, पैतृक हो, स्वयं अर्जित हो, मूर्त हो या अमूर्त हो। तो ये सही है और जो संपत्ति की परिभाषा दी गई है वो धारा 2F के अंतर्गत दी गई है और इसमें यह बताया गया है कि संपत्ति के अंतर्गत जंगम, स्थावर, पैतृक, स्व अर्जित, मूर्त या अमूर्त इस प्रकार की सभी संपत्तियां आती हैं। और तीसरा है, नातेदार अर्थात रिलेटिव। तो रिलेटिव की जो परिभाषा है वह धारा 2G के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार नातेदार अर्थात रिलेटिव के अंतर्गत ऐसे निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस आता है जो कि वयस्क हो, अर्थात वह वयस्क नहीं हो और जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह नातेदार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। और चौथा है, वरिष्ठ नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है। तो यह परिभाषा
जो है धारा वरिष्ठ नागरिक की धारा 2H के अंतर्गत दी गई है। और 2H के अंतर्गत यह बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिक अर्थात सीनियर सिटीजन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि भारत का नागरिक है, लेकिन उसकी उम्र जो है यह 50 वर्ष नहीं है बल्कि 60 वर्ष या उससे अधिक है। तो 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है और वह भारत का नागरिक है, तो इस अधिनियम के पर्पस के लिए वह वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। तो यही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 2K के अंतर्गत परिभाषित कल्याण अर्थात वेलफेयर के अंतर्गत क्या आता है। तो धारा 2K में कल्याण शब्द को परिभाषित किया गया है अर्थात वेलफेयर को परिभाषित किया गया है। और वेलफेयर के अंतर्गत भोजन आता है, स्वास्थ्य, देखरेख, मनोरंजन केंद्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं आती हैं जो कि उस वरिष्ठ नागरिक को आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो उपरोक्त सभी जो बातें हैं यह वेलफेयर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या नातेदार का अपने पिता या वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने की बाध्यता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपने माता पिता या अपने वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने की बाध्यता के बारे में प्रावधान जो है ये धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, भरण पोषण के लिए आवेदन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो भरण पोषण के लिए जो आवेदन है वह किसके द्वारा किया जा सकेगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो भरण पोषण के लिए आवेदन है वह वरिष्ठ नागरिक के द्वारा किया जा सकता है या माता पिता के द्वारा किया जा सकता है या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा जिसे ऐसे वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो है प्राधिकृत करते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो भरण पोषण प्राधिकरण है वह स्व प्रेरणा से भी भरण पोषण के लिए संज्ञान ले सकता है। तो इस प्रकार से धारा 5 के अनुसार ये उपरोक्त सभी व्यक्ति जो हैं भरण पोषण पाने के लिए धारा 4 हैं। जहां एक से अधिक नातेदार किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करने के हकदार हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भरण पोषण का दायित्व है वह किस पर होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 4 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और उसके उपधारा 4 की परंतुक में यह बताया गया है कि जहां एक नातेदार से अधिक नातेदार वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में पाने के हकदार हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भरण पोषण कि जो देय होगा उस वरिष्ठ नागरिक को उनका भरण पोषण करने का जो दायित्व होगा उस अनुपात में होगा जिसमें वे संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, जबकि भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते हेतु कोई आवेदन किया जाता है तब ऐसे आवेदन का निपटारा कितने दिनों के भीतर किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जब इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन का जो निपटारा है यथासंभव शीघ्र और जो सूचना की तामील के 90 दिनों के भीतर उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है भरण पोषण के लिए आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकेगा, तो यह सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 की उपधारा 5 के अंतर्गत दिया गया है कि भरण पोषण के लिए आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वारिस है वह एक से अधिक हैं या किसी व्यक्ति के एक से अधिक संतान हैं, तो वह उन सभी वारिस या संतानों के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकेगा। तो दूसरा है यदि कोई व्यक्ति माता पिता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक व्यक्ति अर्थात किसी व्यक्ति के पास 4 संतानें हैं, 4 बेटे हैं या 4 बेटियां हैं, तो ऐसी स्थिति में यह जो वरिष्ठ नागरिक है या माता पिता है केवल एक पुत्र के खिलाफ भरण पोषण के लिए आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो पुत्र है बाकी के जो तीनों उसके भाई हैं उनको भी वाद में पक्षकार बना सकता है। तो यह भी सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो भी धारा 5 की उपधारा 5 के अंतर्गत ही दिया गया है। और तीसरा है कोई बालक या नातेदार जिन्हें भरण पोषण का आदेश दिया गया है यदि ऐसे आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 1 माह तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो यह भी सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 5 की उपधारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट,
बालकों या नातेदारों के विरुद्ध भरण पोषण के लिए कार्यवाही कहाँ शुरू की जा सकेगी। तो ऐसी जो कार्यवाही के बारे में प्रावधान है वो धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार जबकि बालकों अर्थात संतान या नातेदारों अर्थात रिलेटिव के विरुद्ध किसी जिले में भरण पोषण के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है तो ऐसी स्थिति में यह जो कार्यवाही है उस स्थान पर शुरू की जा सकती है जहां पर वह जो संतान है वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है। तो इस प्रकार से 2 और 3 दोनों में से किसी स्थान पर की जा सकेगी। लेकिन धारा 6 में यह नहीं बताया गया है कि जहां माता पिता निवास करते हैं वहां भी इसकी कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो यह जो है धारा 6 के अंतर्गत नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, बालकों या नातेदारों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो अधिकरण को जो है धारा 6 की उपधारा 3 के तहत उसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं और इस शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह किसी भी वरिष्ठ नागरिक के संतान को या उसके रिलेटिव को हाजिर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। जबकि बालक या नातेदार जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया गया है वह भारत से बाहर निवास करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर जो है समन की तामील कैसे कराई जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो समन की तामील होगी वह केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा और किसी प्राधिकारी के माध्यम से ऐसी सूचना की जो तामील कराई जा सकेगी। तो पहला सही है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक भरण पोषण अधिकरण अर्थात मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन कर सकेगी। तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का जो गठन के बारे में प्रावधान है वो धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 7 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण का गठन कर सकेगी। और जब ऐसा अधिकरण गठित किया जाता है तो वह क्या करेगा कि भरण पोषण के जो लिए आवेदन किया जाता है तो उस आवेदन की जांच करेगा और उसका निर्धारण जैसा कार्य करता है। भरण पोषण अधिकरण अर्थात मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है अधिकरण जो है धारा 5 के अधीन भरण पोषण के लिए किए गए किसी आवेदन की जांच कर सकता है। तो यह सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 8 में दिया गया है कि वह उसकी आवेदन की जांच कर सकता है। दूसरा है कि अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने की सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो यह भी सही है और इसके बारे में भी प्रावधान जो है धारा 8 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन सही हैं और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भरण पोषण अधिकरण भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। तो भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को भरण पोषण आदेश की जो प्रति है अर्थात उसकी आदेश की कॉपी है वह फीस का संदाय किए बिना निःशुल्क दी जाएगी। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 11 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, जब कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत तथा इस अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण के लिए हकदार हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही स्थिति होगी। तो जब कोई वरिष्ठ नागरिक है या माता पिता है तो सीआरपीसी के अध्याय 9 अर्थात धारा 125 से लेके 128 तक में जो प्रावधान किया गया है मेंटेनेंस के बारे में उसके तहत भी भरण पोषण पाने का हकदार है और इस अधिनियम के तहत भी वो भरण पोषण की जो धनराशि है उसको पाने का हकदार है। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या सही स्थिति होगी, क्या वह दोनों के तहत दावा कर सकता है या केवल एक अधिनियम के तहत दावा कर सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 12 जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि जब वह दोनों अधिनियमों के तहत पाने का भरण पोषण पाने का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में वह दोनों में से किसी एक के अधीन ही भरण पोषण का दावा कर सकता है लेकिन वो दोनों के अधीन भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता है। और यही नेक्स्ट, जब किसी बालक या नातेदार को भरण पोषण की रकम न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया जाता है तो उसे ऐसे आदेश की तारीख से कितने समय के भीतर
उसे न्यायालय में जमा करना होगा। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है और 13 में यह बताया गया है कि जब ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस संतान या रिलेटिव के द्वारा वह भरण पोषण की जो रकम है उसे 30 दिन के अंदर न्यायालय में जमा करना होगा। तो ऐसी रकम जो है 30 दिन के भीतर न्यायालय में जमा की जाएगी। नेक्स्ट, जब भरण पोषण अधिनियम भरण पोषण का कोई आदेश देता है तो वह ऐसी रकम के अतिरिक्त कितने प्रतिशत तक ब्याज के संदाय का भी आदेश दे सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 14 के अनुसार ऐसी जो ब्याज की राशि होगी वह 5% से कम नहीं होगी, 5% से कम नहीं होगी, लेकिन वह 18% तक हो सकेगी। तो ये पहला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक अपील ट्रिब्यूनल या अपील अधिकरण का गठन। तो अपील अधिकरण का गठन के बारे में तो प्रावधान धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए राज्य पत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन कर सकेगी। जब ऐसा अधिकरण गठित किया जाता है तो उसका जो अध्यक्ष होगा वह जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम होगा या उसके पंक्ति से बराबर का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा, लेकिन उसके पंक्ति से नीचे का अधिकारी उसका अध्यक्ष नहीं होगा। नेक्स्ट, भरण पोषण अधिनियम के किसी आदेश के विरुद्ध अपील वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर की जा सकेगी। तो जब कोई भरण पोषण अधिनियम के तहत कोई आदेश दिया जाता है और ऐसे आदेश से जो वरिष्ठ नागरिक हैं या माता पिता हैं वह प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 16 के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे ऐसी आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपील के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है अपील अधिकरण अपील को मंजूर कर सकेगा या उसे खारिज कर सकेगा। तो यह बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 16 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा कथन है अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा। तो यह भी सही है और इसके बारे में प्रावधान धारा 16 के उपधारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। तीसरा है अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के 1 माह के भीतर सुनाने का प्रयास करेगा। तो यह भी बिल्कुल सही है और इसके बारे में भी प्रावधान धारा 16 के उपधारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और चौथा है अपील आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को निर्धारित शुल्क अदा करने पर दी जाएगी। तो अपील आदेश की जो प्रति है या जो कॉपी है वह निःशुल्क दी जाएगी, न कि शुल्क अदा करने पर। तो इस प्रकार से यह चौथा विकल्प ही सही नहीं है। नेक्स्ट, अपील अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा। तो जैसा अभी हमने बताया कि अपील जो है अधिकरण का जो गठन है वो धारा 15 के तहत किया जाता है और धारा 15 की उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो ऐसी अपील अधिकरण होगा उसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से बराबर का या उससे ऊपर का अधिकारी होगा और जिला मजिस्ट्रेट से पंक्ति से नीचे का अधिकारी इसका अध्यक्ष नहीं होगा। तो अर्थात जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति का अधिकारी। नेक्स्ट, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भरण पोषण अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के मामले में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व जो है वह किसी विधि व्यवसायी के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 18 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को भरण पोषण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो इस प्रकार से धारा 18 में ही इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राज्य सरकार किस अधिकारी को भरण पोषण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो जैसा अभी हमने बताया कि धारा 18 के अनुसार
राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी को जो है भरण पोषण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट, वृद्धाश्रम की स्थापना या ओल्ड एज होम की स्थापना के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम की स्थापना के बारे में प्रावधान जो है इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किया गया है और इसकी जो स्थापना है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और एक ज़िले में कम से कम एक वृद्धाश्रम जो है ज़रूर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 150 जो निर्धन वृद्ध हैं उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, किसी वृद्धाश्रम में कम से कम कितने निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आवास दिया जा सकता है? तो धारा 19 के अनुसार किसी जो वृद्धाश्रम है उसमें कम से कम 150 लोगों को रहने के लिए जो है आवास दिया जा सकता है। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता का प्रबंध किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो धारा 20 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता का जो प्रबंध है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरूकता आदि जो है का उपाय कर सकेगी? तो प्रचार और जागरूकता फैलाना ताकि लोग जो है वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें और उनको इस तरह से निराश्रित न छोड़ दें, और इसकी बारे में जो प्रावधान है वो धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किस प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान की जा सकेंगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है कि धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त कर सकती है। नेक्स्ट, जबकि किसी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा अपनी संपत्ति दान या अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति को इस शर्त के साथ अंतरित की जाती है कि वह उसे वृद्धावस्था में या असहाय अवस्था में उसे बुनियादी जो है सुविधाएं प्रदान करेगा, तो और ऐसा जो संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसे ज़रूरी सुविधाएं प्रदान करने से इनकार कर देता है, अर्थात वह उस व्यक्ति की संपत्ति तो ले लेता है वारिसदार बन के, लेकिन उसकी देख रेख करने से इनकार कर देता है, तब ऐसा जो अंतरण है कपट, उत्पीड़न या असम्यक असर के अधीन समझा जाएगा और जो ऐसा अंतरण है अंतरणकर्ता अर्थात उस वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर शून्य हो जाएगा। और इसके बारे में जो स्पष्ट प्रावधान है वो धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान रहे कि ऐसा जो अंतरण है अंतरणकर्ता के विकल्प पर शून्य होगा, शून्यकरणी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अंतरणकर्ता के विकल्प पर जो होता है वह हमेशा शून्यकरणी होता है। तो इस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वह शून्यकरणी नहीं है, वह हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट, जो कोई वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा के दायित्वाधीन होते हुए ऐसे नागरिक को त्यागने के आशय से उसे छोड़ देता है तो वह धारा 24 के अंतर्गत किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति जो कि वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा के लिए जो है दायित्वाधीन है और वह जानबूझकर उनका परित्याग कर देते हैं या उनको निराश्रित छोड़ देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अभी हम इस MCQs को ख़त्म करने के बाद हम जो 2019 का अधिनियम है वो संशोधन विधेयक है, इसमें हम देखेंगे कि इस जो प्रावधान है जो सज़ा 3 साल है इसको बढ़ाया गया है और इसको बढ़ाकर कितना किया गया है और इसका जो विस्तार है और अब क्या स्थिति है उसको हम देखेंगे। तो अभी हम पहले MCQs को हल करते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध किस प्रकृति का होगा? तो धारा 25 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अपराध कॉग्निजेबल होगा अर्थात संज्ञेय होगा और जमानती होगा। इस प्रकार से अगर इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार का कोई अपराध किया हो जाता है तो वह संज्ञेय होगा और उसमें जो पुलिस अधिकारी है किसी अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वह जमानती भी होगा अर्थात यदि वह जो है गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकार स्वरूप वह जमानत की मांग कर सकता है। नेक्स्ट,
इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो धारा 25 में ही यह बताया गया है, 25 के खंड 2 में, कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा, अर्थात उसमें संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेक्स्ट, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा? तो यह प्रावधान धारा 26 में दिया गया है। नेक्स्ट, सही कथन बताइए। तो पहला है, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में सिविल न्यायालय को अधिकारिता होगी। तो यह कथन है क्योंकि धारा 27 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा है, सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में व्यादेश दे सकता है। तो यह भी गलत है क्योंकि इसका भी प्रतिषेध जो है धारा 27 के अंतर्गत ही किया गया है। और तीसरा है, इस अधिनियम के तहत किसी मामले में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी और न ही वह ऐसा कोई भी व्यादेश दे सकता है। तो यही प्रावधान बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी? तो यह प्रावधान जो है धारा 28 में दिया गया है। धारा 28 में यह बताया गया है कि अगर सद्भावनापूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो ऐसे मामले में किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं प्रारंभ किया जा सकेगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को निष्पादन करने के बारे में राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति है? तो ऐसी जो शक्ति है धारा 30 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए पुनर्वलोकन करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो यह शक्ति जो है धारा 31 के अंतर्गत दी गई है। और धारा 31 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए पुनर्विलोकन किया जा सकता है और उसका अनुवेक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जब कोई नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस जो नियम को विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो यह तीसरा विकल्प सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है क्योंकि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 32 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 9 के तहत बच्चे या नातेदार अपने माता पिता या वरिष्ठ जन को अधिकतम कितनी धनराशि प्रति महीना देने के लिए आदेशित किए जा सकते हैं? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 9 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो भरण पोषण अधिकरण है वह ऐसे भत्ते को ऐसे वृद्ध या सीनियर सिटीजन को दिए जाने के लिए आदेश जो है उसके बच्चों को या वारिसों को दे सकता है जो कि 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात अधिकतम जो है 10,000 रुपये तक का जो है भत्ता दिए जाने का आदेश दिया जा सकता है। और इसी प्रावधान के अंतर्गत 2019 में जो संशोधन किया गया है और अब इस जो अधिकतम जो धनराशि है इसमें परिवर्तन किया गया है और उसमें यह प्रावधान जोड़ दिया गया है कि जो ऐसी धनराशि होगी वह 10,000 से अधिक हो सकती है जैसी कि परिस्थितियां हों। अब हम इस प्रकार से इसमें हम देख चुके हैं जो भी MCQs इस पूरे अधिनियम से बनाए जा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है और जो नए अमेंडमेंट किया गया है या जो प्रस्तावित है उसके तहत इसमें क्या संशोधन किया जाना है। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था और जो विधेयक लाया गया है उसका क्या उद्देश्य है। तो भारत सरकार ने सन 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति अर्थात नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन की घोषणा की थी और वृद्ध व्यक्तियों पर यह जो राष्ट्रीय नीति 1999 में इसकी घोषणा की गई थी तो इसका जो उद्देश्य था वह वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना था और इसी के सुनिश्चित करने के लिए और उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर करने के लिए एक जो है
1999 में वरिष्ठ व्यक्तियों की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। अब यह जो परिषद थी, इसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सन 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का देखभाल और कल्याण अधिनियम, यह अधिनियम जो है पारित किया गया सन 2007 में। अब इस अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को तो हमने अभी देखा है MCQs के माध्यम से। अब इन प्रावधानों में सन 2019 के अंतर्गत कुछ संशोधन किया जाना है और उसके लिए जो है संशोधन विधेयक लाया गया, और हालांकि वह अभी अधिनियम नहीं बन पाया है। तो उस विधेयक में क्या प्रावधान है हम उसको देखते हैं और क्यों आवश्यकता पड़ी। तो वर्तमान में एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है, अर्थात जो संयुक्त परिवार है उसका प्रचलन तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और जो बच्चे हैं केवल अपनी पत्नी या अपने बच्चों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन में जो वृद्ध उनके घर के नागरिक हैं उनके लिए एक समस्या पैदा हो रही है, और इसी वजह से अधिकांश वृद्ध लोगों को अकेले रहना पड़ता है, और जिससे वरिष्ठ नागरिकों की अवहेलना होती है, उनके प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं, उनका शोषण होता है, उनको परित्याग कर दिया जाता है, और इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं वह बढ़ रहे हैं। अब भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की जो संख्या थी सन 1951 में 2 करोड़ थी, लेकिन यह संख्या बढ़कर 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई है उसके अनुसार ये लगभग 10 करोड़ हो गई है, और यूनेस्को के एक आंकड़े के अनुसार 2025 तक यह जो संख्या है यह दोगुनी हो जाएगी, अर्थात 20 करोड़ हो जाएगी। अब इतनी जो बड़ी संख्या है उसके कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए, उसके कल्याण को देखते हुए एक नए कानून की आवश्यकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तथा अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा भी यह आदेश समय समय पर जारी किए गए हैं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 जो है इसके प्रावधानों की समीक्षा किया जाए और इसमें जो आवश्यक संशोधन भी किए जाएं। तो अब हम देखते हैं कि 2019 का जो संशोधन विधेयक है उसमें क्या प्रावधान प्रस्तावित हैं। तो पहली बात तो है परिभाषा ही बदलने की बात इसमें कही गई है कि जो बच्चा शब्द है, अर्थात जो चिल्ड्रेन शब्द हैं किसी व्यक्ति के, किसी वरिष्ठ नागरिक के जो बच्चे शब्द हैं उसके अंतर्गत अभी तक की जो परिभाषा है वर्तमान अधिनियम की धारा 2A के अंतर्गत यह बताया गया है कि बच्चे के अंतर्गत नाती पोते भी शामिल हैं, अर्थात पुत्र पुत्री तो शामिल ही हैं लेकिन इसमें नाती पोते भी शामिल हैं। लेकिन इस जो विधेयक है, जो नया विधेयक लाया गया है, इसमें यह बताया गया है कि यह न केवल जैविक जो बच्चे शामिल होंगे बल्कि सौतेले पुत्र, दत्तक पुत्र जिन्हें गोद लिया गया है, पौत्र और पौत्री के साथ साथ बहू और दामाद को भी इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे शब्द के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अर्थात अब अगर यह अधिनियम बन जाता है तो बहू और दामाद ये दोनों भी किसी वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होंगे यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसके अलावा यह जो विधेयक है नाबालिग बच्चों को वैधानिक अभिभावकता को भी इसमें शामिल करता है। दूसरा है कि जो संबंधी हैं, संबंधी की परिभाषा में भी संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि धारा 2G के अंतर्गत जो संबंधी या रिलेटिव को परिभाषित किया गया है तो उसके अनुसार संबंधी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो कि उस निसंतान वरिष्ठ नागरिक के ऐसे उत्तराधिकारी हैं जिनको उसकी जो सात विरासत में प्राप्त होगी। लेकिन इसमें नाबालिग बच्चे नहीं आते हैं, अर्थात नाबालिग बच्चे जो है संबंधी या रिलेटिव के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन यह जो विधेयक है इस विधेयक के द्वारा नाबालिग बच्चों को भी रिलेटिव के रूप में शामिल किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। जब ऐसे नाबालिग को संबंधी के रूप में या रिलेटिव के रूप में शामिल कर लिया जाएगा और उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसको जो है इस नाबालिग बच्चे को उसकी संपत्ति प्राप्त होगी विरासत में, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का जो संरक्षण है इसके नाबालिग के अभिभावक करेंगे जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता है। और तीसरी जो परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है उसमें यह है कि जो धारा 2D के अंतर्गत माता पिता शब्द को परिभाषित किया गया है, तो माता पिता शब्द में केवल जैविक, दत्तक या सौतेले माता पिता को शामिल किया गया है यह 2007 के अधिनियम में। लेकिन अभी जो यह विधेयक है इस विधेयक के द्वारा तो माता पिता की परिभाषा के अंतर्गत सास ससुर, दादा दादी और नाना नानी को भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब केवल
माता पिता ही, चाहे वह जैविक हों, दत्तक हों, सौतेले हों, केवल वही नहीं आएंगे, बल्कि उनके अलावा सास ससुर, दादा दादी और नाना नानी भी जो है यह माता पिता शब्द के अंतर्गत शामिल होंगे। और चौथा है कि इस नेक्स्ट जो संशोधन किया जा रहा है कि धारा 2B के अंतर्गत जो भरण पोषण के में प्रावधान है, तो भरण पोषण के बारे में जो प्रावधान है और उसकी परिभाषा है धारा 2B के अंतर्गत दी गई है। और इसके अंतर्गत भरण पोषण के अंतर्गत भोजन आता है, कपड़ा आता है, आवास आता है, चिकित्सीय सहायता और उपचार, यह चीज़ें जो है 5, इसको जो है भरण पोषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो नया विधेयक आ रहा है, तो इस विधेयक के तहत भरण पोषण में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बचाव और सुरक्षा के प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन को जी सकें। तो इस प्रकार से ये जो पुरानी परिभाषा थी वह तो यथास्थान पे लागू ही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई करके और संशोधन किया जा रहा है ताकि उसको और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। और इसी तरह से कल्याण अर्थात वेलफेयर की जो परिभाषा है उसमें भी परिवर्तन किया जाने का प्रस्ताव है। तो अब जो है पहले की क्या परिभाषा थी कल्याण की, तो कल्याण में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़रूरी अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें कल्याण के अंतर्गत आती थी, लेकिन इस विधेयक के तहत कल्याण के अंतर्गत आवास आएगा, कपड़े, सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिक या माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएँ जो है इसमें शामिल की जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको भी, इस परिभाषा को भी व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। तो इसी नेक्स्ट संशोधन के बारे में प्रावधान धारा 7 में है, लेकिन वर्तमान में धारा 7 की जो प्रावधान है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं भरण पोषण अधिकरण अर्थात मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन करेंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और उनके माता पिता को देय भरण पोषण की राशि पर निर्णय किया जा सके। और यह जो अधिकरण है धारा 9 के तहत बच्चों और संबंधियों को निर्देश दे सकता है कि वे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम कितना 10,000 रुपये तक का मासिक शुल्क अदा करें। अर्थात भरण पोषण की जो धनराशि है वह अधिकतम 10,000 रुपये तक की है, जिसे किसी वरिष्ठ नागरिक को दिया जाना चाहिए। लेकिन इस विधेयक के द्वारा इस जो धनराशि है उसमें संशोधन किया जा रहा है और इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि भरण पोषण शुल्क की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। अर्थात जो अधिकतम सीमा है 10,000, अर्थात किसी वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम 10,000 तक ही दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। लेकिन विधेयक के द्वारा भरण पोषण शुल्क की अधिकतम सीमा को हटाया जा रहा है तथा अधिकरण को इस शुल्क की अधिकतम राशि निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। अर्थात अब ये जो है यह जो भरण पोषण अधिकरण है वह इस सीमा को हटाकर अधिकतम कोई अन्य राशि को निर्धारित कर सकता है। और जब अधिकरण ऐसी राशि को निर्धारित करता है तो ऐसी स्थिति में वह माता पिता या वरिष्ठ नागरिक का जीवन स्तर और बच्चों की आयु, इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला करेगा। अर्थात अगर बच्चे की आय जो इनकम जो है वह बहुत कम है तो उसके अनुसार उसका जो निर्धारण किया जाएगा, और बच्चे की आय बहुत अधिक है, वह करोड़पति अरबपति है, तो ऐसी स्थिति में वह केवल 10,000 देकर जो है नहीं बच सकता है। तो वहाँ पे उसकी इनकम के अनुसार, उसकी आय के अनुसार जो है भत्ते का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट जो संशोधन है वो धारा 13 के अंतर्गत किया जाना है। अभी वर्तमान में धारा 13 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक के बच्चे और संबंधी या रिलेटिव जो हैं आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित जो माता पिता हैं या वरिष्ठ नागरिक को हैं उनको भरण पोषण भत्ते की राशि देंगे। लेकिन अब विधेयक में यह जो 30 दिन की अवधि है इसको घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट है अपील के बारे में जो प्रावधान था उसमें क्या संशोधन किया गया है। क्योंकि अपील के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि अधिनियम जो है वरिष्ठ नागरिकों या माता पिता को भरण पोषण अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान करती है, जबकि यह विधेयक में अब बच्चों और संबंधियों को भी अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल जाएगी। तो धारा 16 के तहत पहले जो अपील करते थे वो केवल वरिष्ठ नागरिक और माता पिता ही अपील कर सकते थे, लेकिन इस विधेयक के द्वारा अब बच्चे और उनके रिलेटिव या संबंधी भी अपील कर सकेंगे। और नेक्स्ट है अपराध और सज़ा के बारे में जो संशोधन किया गया है। तो अभी जो धारा 24 के अंतर्गत यह प्रावधान है
कि धारा 24 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को जब कोई व्यक्ति त्याग देता है तो ऐसी त्यागने की अवस्था में उसे 3 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना का सज़ा दिया जा सकता है। लेकिन इस विधेयक के द्वारा अब इस सज़ा को परिवर्तित किया जा रहा है और इसमें इस सज़ा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने और जुर्माने की राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये जो है किया गया है। और विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर बच्चे या संबंधी भरण पोषण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो अधिकरण देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है। इसके साथ ही जुर्माना न चुकाने की स्थिति में 1 महीने तक की कैद या जब तक कि जुर्माना नहीं चुका दिया जाता है तब तक की कैद की सज़ा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से दंड में ये व्यापक परिवर्तन किया गया है। अब नेक्स्ट है धारा 18 के अंतर्गत जो भरण पोषण अधिकारी के बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसमें भी कुछ संशोधन जो है किया जाना है इस विधेयक के द्वारा। अभी यह प्रावधान है अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत कि अधिकरण की कार्रवाई के दौरान माता पिता का जो प्रतिनिधित्व है वह भरण पोषण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अर्थात धारा जो 17 है, 17 में यह बताया गया है कि किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व जो है विधि व्यवसायी के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 18 में यह बताया गया है कि जो उसका बचाव है वह अधिकरण की कार्यवाही के दौरान माता पिता का प्रतिनिधित्व जो है वह भरण पोषण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जबकि इस जो नया विधेयक है, इस विधेयक में ये प्रावधान किया जा रहा है कि भरण पोषण अधिकारी से निम्नलिखित को सुनिश्चित कराना अपेक्षित है। अर्थात यह अपेक्षा की जाएगी कि भरण पोषण अधिकारी ये बातें सुनिश्चित करें। तो क्या करेंगे? पहला है भरण पोषण के भुगतान से संबंधित आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। दूसरी बात है कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपर्क सूत्र का कार्य करेंगे ये। अब देखते हैं कि देखभाल गृह या वृद्धाश्रम की जो स्थापना की जाती है धारा 19 के तहत, उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो धारा 19 में यह बताया गया है कि जो राज्य सरकार है जो वृद्धाश्रम बना सकती है, लेकिन यह नया जो प्रावधान है इस विधेयक के द्वारा यह इसको हटा देता है। अब इसमें जो है यह जो धारा 19 का प्रावधान है उसको हटाता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम के स्थान पर देखभाल गृह का प्रावधान करता है कि अब वृद्धावस्था नहीं स्थापित किया जाएगा बल्कि देखभाल किया जाएगा, जिन्हें सरकार द्वारा या निजी संगठनों के द्वारा स्थापित किया जा सकता है और उनको संचालित किया जा सकता है। और आगे यह बताया गया है कि इन गृहों का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण में कराना होगा और जो केंद्र सरकार है इन गृहों के लिए भोजन, चिकित्सा और अन्य अवसंरचनाओं से संबंधित न्यूनतम जो मानदंड भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो उनकी स्वास्थ्य देखभाल है जिसके बारे में प्रावधान अध्याय 4 में दिया गया है। तो अध्याय 4 के अनुसार धारा 20 में यह प्रावधान है कि सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। जैसे उनको अलग पंक्ति में लगने के लिए अलग पंक्तियां बनाई जाएंगी, उनके लिए अलग बिस्तर होगा, जरा रोग के मरीजों के लिए भी सुविधाएं अलग होंगी। लेकिन अब जो नया प्रस्तावित विधेयक है, इस विधेयक में निजी संगठनों सहित सभी अस्पतालों से अपेक्षा की गई है कि वे वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे जिसके अतिरिक्त विकलांग नागरिकों को भी घर पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस प्रकार से अभी जो संशोधन ये नया विधेयक है इसमें यह बताया गया है कि जो निजी संगठन है, अब सरकारी अस्पताल तो थे ही इसमें, लेकिन निजी संगठन जो हैं, एनजीओ जो हैं, उनको भी उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए भी अतिरिक्त जो सुविधाएँ प्रदान करेंगे और उनको घर पर जो है सुविधाएँ दी जाएंगी। और इस विधेयक में प्रत्येक पुलिस स्टेशन से यह अपेक्षा की गई है कि कम से कम एक अधिकारी जो कि सहायक उप निरीक्षक या एसआई से निचले पद का न हो, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों का निपटारा करेगा। तो अभी तक यह प्रावधान नहीं था, लेकिन इस विधेयक में यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। और नया जो प्रावधान है इसमें पुलिस अधिकारी जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अर्थात एएसआई पद से नीचे का नहीं होगा, हेड कांस्टेबल वो नहीं होगा, बल्कि एएसआई या एसआई या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही होगा जो कि इस अधिनियम के अधीन संबंधित मामलों का निपटारा कर सकेगा। और आगे यह प्रावधान है कि इसके अलावा विधेयक में राज्य सरकारों को निर्दिष्ट किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक
विशेष पुलिस इकाई की स्थापना करेंगी और उस जो इकाई बनाई जाएगी उसका प्रमुख जो है पुलिस उप अधीक्षक अर्थात डीएसपी जो है उसका प्रमुख होगा या उससे ऊपर के पद का अधिकारी उसका प्रमुख होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम को जो है विस्तार से उसका वर्तमान संशोधन के साथ जो है डिस्क्राइब किया है, डिस्कशन किया है, आपके साथ एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप ऐसे ही हमारे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें इसे।